गुनाहों का देवता भाग्यण छे। धर्मवीर भारती भारतीय साहित्य संग्रह 18-15 दिन बाद बुआ आई तो उन्होंने घर की शक्ल ही बदल दी। दरवाजे पर और बरसाती में हल्दी के हाथों की छप लग गई। कमरों का सभी सामान हटाकर दरियां बिछा दी गईं और सबसे अंदर वाले कमरे में सुधा का सब सामान रख दिया गया। वेस्टडी रूना की सभी किताबें समेट दी गईं और वहां बड़ी सी मशीन लाकर रख दी गई जी पर बैठकर बिनती सिलाई करती थी। उसी को कपड़े और गहनों का भंडार घर बनाया गया और उसकी चाबी बिनती या बुआ के पास रहती थी। गांव से एक महाराज ने रेक खारिन और 2 मजदूर लाए थे। वे सभी गैरेज में सोते थे और दिन भर का काम करते थे और पानी पीने को मांगते रहते थे। सभी कुर्सियां और सोफा से निकलवा कर साइबान में लगवा दिए गए थे। रसोई के पार वाली कोठरी में कुल्हड़ पत्तले प्याले वगैरह रखे थे और पूजा वाले कमरे में शक्कर भी तरकारी और अनाज था। मिठाई कहाँ रखी जाएगी, इस पर बुआ जी, महाराजिन और बिनती में घंटे भर तक बहस हुई। लेकिन जब बुआ जी ने बिनती से कहा, आपन लड़के बच्चे का बियाह क्यों तो कतनी अस जबान चलाए ली लोग अबहिन हर काम में काहे टांग अड़ावा करत हो, तो बिनती चुप हो गई और अंत में बुआ जी की गलाए सर्वोपरि मानी यही। बुआ जी की जबार जितनी तेज थी, हाथ भी उतने ही तेज। 4 बोरा गेहूं उन्होंने साफ करके कोठरियों में भरवा दिए। कमर से 5 तरह की दालें गिलाई थी। बेसन पिसवाया, दाल दरवाई, पापड़ बनवाए, मैदा छनवाया, सूजी दरवाई, बरी मूंगोरी डलवाई, चावल की कचौरियां बनवाई और सबको अलग अलग गठरी में बांध कर रख दिया। रात को अक्सर बुआ जी, महाराजिन तथा गांव की महरिन ढोलक लेकर बैठ जाती और गीत गाती। बिनती उनमें भी शामिल रहती। सच पूछो तो सुधा के ब्याह का जितना ऊंचा बुआ को नहीं था, उतना बिनती को था। वह सुबह से उठकर झाड़ लेकर सारा घर बुहार डालती थी। इसके बाद नहाकर तरकारी काटती, उसके बाद फिर चाय चढ़ाती। डॉक्टर साहब चंदर सुधा सभी को चाय देती बैठकर। चंदर अगर कुछ हिसाब लिखाता तो हिसाब लिखती, फिर अपनी मशीन पर बैठ जाती और 12-1 बजे तक सिलाई करती रहती। फिर दोपहर को चावल और दाल बीनती, शाम को खरबूजे काटती, शरबत बनाती और रातर भर जाकर गाती या दीदी को हंसाने की कोशिश करती। एक दिन सुधा ने कहा कि मेरे ब्याह में तो इतनी खुश है, अपने ब्याह में क्या करेगी? तो बिनती ने जवाब दियागा, अपने ब्याह में तो मैं खुद बैंड बजाऊंगी वर्दी पहनकर। ये घर चमक उठा था जैसे रेशम, लेकिन रेशम के चमकदार रंगीन उल्लास भरे गोले के अंदर भी एक प्राणी होता है, उदास स्तब्ध, अपनी सांस रोक कर अपनी मौत की क्षण क्षण प्रतीक्षा करने वाला रेशम का कीड़ा। घर के सारे उल्लास और चहल पहल से गिरा हुआ सिर्फ एक प्राणी साग, जिसकी सांस धीरे धीरे डूब रही थी, जिसकी आंखों की चमक धीरे धीरे कुमला रही थी, जिसकी चंचलता ने उसकी नजरों से विदा मांग ली थी। वह थी सुधा। सुधा बदल गई थी। गोरा चंपई चेहरा पीला पड़ गया था तार और लगता था जैसे वह बीमार हो। खाना उसे जहर लगने लगा था। अपने कमरे को छोड़कर कहीं जाती लंत थी। एक शीतल पाटी बिछाए उसी पर दिन रात पड़ी रहती थी। बिंदी जब हंसती हुई खाना लाती और सुधा के इनकार पर बिनती के आंसू चला आते, तब सुधा पानी के घूंट के सहारे कुछ हाल लेती और उदास फिर अपनी शीतल पाटी पर लेट जाती। स्वर्ग को कोई इंद्रधनुषों से भर दे और चच्ची को जहर पिला दे, ये कुछ ऐसा ही लगा तथा वह घर डॉक्टर शुक्ला का शासन होता था। सुधा से बोलने का वह रोज बिनती से पूछ लेते रहे, सुधा खाना खाती है या नहीं? रे बिनती कहती कि हाँ, तो एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में चले जाते। चंदर परेशान था। उसने इतना कम शायद कभी भेंट किया हो अपनी जिंदगी में। सुनार किए यहाँ तक पड़े वाले के यहाँ फिलाशनिंग अफसर के यहाँ पुलिस बैंड ठीक कराने पुलिस लाइन्स अर्जी देने मैजिस्ट्रेट के यहाँ रुपया निकालने बैंक शामियाने का इंतजाम, पलंग कुर्सी वगैरह का इंतजाम, खाने परोसने के बर्तनों के इंतजाम और जाने क्या क्या तल। और जब बुरी तरह थथा कर रहा था जेठ की पती हुई दोपहरी में, तब बिनती राकर बताती सुधा ने आज फिर कुछ नहीं खाया, तो उसका मन होता था वह सिर पटकर पटक दे। वह सुधा के पास जाता। सुधा आंसू पोंछ कर बैठती, एक टूटी फूटी मुस्कान से चंदर का स्वागत करती।
चंदर उससे पूछता, वह खाती क्यों नहीं? एक खाती तो हूँ चंदर, इससे ज्यादा गर्मियों में मैं कभी नहीं खाती थी, सुधा कहती, और इतने दृढ़ स्वर से कि चंदर से कुछ प्रतिवाद नहीं करते बनता। अब बाहरी काम लगभग समाप्त हो गए थे। वैसे तो सभी जगह हल्दी छिड़क कर पत्र रवाना किए जा चुके थे, लेकिन निमंत्रण पत्र भी बहुत सुंदर छपकर थे। हालांकि कुछ देर हो गई थी ब्याह को, अब कुल 7 दिन बचे थे। चंदर सुबह 10 बजे डिब्बे में निमंत्रण पत्र और लिफाफा भरे हुए आया और स्टडी रूम में बैठ गया। बिनती बैठी हुई कुछ सिल रही थी। तब सुधा कहाँ है? कि उसे बुला लाओ। तो सुधा आई। सूजी आखिर सूखे होठ, रूखे बाल, मैली धोती, निष्प्राण चेहरा और बीमार चाल, हाथ में तनख्वाह लिए थी, आई और चंदर के पास बैठी थे। खोर क्या करवाए चंदरे, अब कितना इंतजाम बाकी है? केरी अब सब हो गया सुधा रानी, आज तो पैर जवाब दे रहे हैं। साइकिल चलाते चलाते पैर में जैसे गांठें पड़ गई हों। चंदर ने कार्ड फैलाते हुए कहा, शादी तुम्हारी होगी और जान मेरी निकली जा रही है मेहनत से। कहा चंदर, इतना उत्साह तो और किसी को नहीं है मेरी शादी का, सुधा ने कहा और बहुत दुलार से बोली, दिलाओ पैर दबा दूं तुम्हारे। अरे पागल हो गई? चंदर ने अपने पर उठाकर ऊपर रख लिए। खाल चंदर गहरी सांस लेते हुए सुधा बोली, अब मेरा अधिकार भी क्या है तुम्हारे पैर छूने का? ओ क्षमा करना, मैं भूल रही थी कि मैं पुरानी सुधा नहीं हूँ। और पर से 2 आंसू गिर पड़े। सुधा ने पंखे की ओट कर आंखें पोंछ ली। यदि तुम तो बुरा मान एंग सुधा, रे चंदर ने पैर नीचे रखते हुए कहा। रे नहीं चंदर, अब बुरा भला मानने के दिन बीत गए। अब गैरों की बात का भी बुरा भला नहीं मान पाऊंगी, फिर घर के लोगों की बातों का बुरा भला क्या? ये छोड़ो ये सब बातें, ये क्या निमंत्रण पत्र छपा है देखें। चंद्र ने एक निमंत्रण पत्र उठाया, उसे लिफाफे में भरकर उस पर सुधा का नाम लिखकर कहा, दलो हमारी सुधा का ब्याह है, लाइएगा जरूर। सुधा ने निमंत्रण पत्र ले लिया। अच्छा है। एक फीकी हंसी हंसकर बोली, अच्छा अगर हमारे पति देव ने आज्ञा दे दी तो आऊंगी। आप है यहाँ उनका भी नाम लिख दीजिए, वरना बुआन मान जाए। और सुधा उठ खड़ी हुई। कहाँ चली? चंदर ने पूछा। यहाँ बहुत रोशनी है, मुझे अपना अंधेरा कमरा ही अच्छा लगता है, सुधा बोली। चलो बिनती, वहीं कार्ड ले चलो, चंदर ने कहा। और सुबह आज कार्ड लिखते जाएंगे, तुमसे बात करते जाएंगे। जिंदगी देखो सुधी, आज 15 दिन से तुमसे 2 मिनट बैठकर बात भी न कर सके। अब क्या करना है चंदर? जैसा कहे हो वैसा कर तो रही हूँ। अभी कुछ और बाकी है क्या? बता दो, वह भी कर डालूं। अब तो रो पीट कर ऊंचा बनना ही है। बिनती ने कार्ड समेटे तो सुधा डांट कर बोली, इसे यहीं चली उठा के, बड़ी चंदर की आज्ञाकारी बनी है, ये भी हमारी जान की गाहक हो गई। अब हमारे कमरे में लाई, ये सब तो टांग तोड़ दूंगी, पाजी कहीं की। बिनती ने कार्ड धल दिए। लौकर ने राकर कहा, तेरे बाबूजी कुमार अपना हिसाब मांगता है। अच्छा अभी आया सुधा और चंदर चला लिया। 19 और इस तरह दिन बीत रहे थे। शादी नजदीक आती जा रही थी और सभी का सहारा एक दूसरे से छूटता जा रहा था। सुधा के मन पर जो कुछ भी धीरे धीरे मरघट की उदासी की तरह बैठता जा रहा था, और चंदर अपने प्यार से, अपनी मुस्कानों से, अपने आंसुओं से धो देने के लिए व्याकुल हो उठा था। लेकिन यह जिंदगी थी जहां प्यार हार जाता है, मुस्कानें हार जाती हैं, आंसू हार जाते हैं, तस्तरीक प्याले, कुल्हड़ पतले काले ने दरिया और बाजे जीत जाते हैं। जहां अपनी जिंदगी की प्रेरणा मूर्ति के आंसू गिनने के बजाय कुल्हड़ और प्याले गिनवा कर रखने पड़ते हैं, और जहां किसी आत्मनाथ की उदासी को अपने आंसुओं से धोने के बजाय पतले धुलवाना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जहां भावना और अंतर्तत्व के सारे तूफान सुनार और बिजली वालों की बातें में डूब जाते हैं, और जहां 2 आंसुओं में डूबते हुए व्यक्तियों की पुकार शहनाइयों की आवाज में डूब जाती है। और जिस वक्त की आदमी के हृदय का कल क्षत विक्षत हो जाता है, जिस वक्त उसकी इंसों में सितारे टूटते हैं, जिस वक्त उसके माथे पर आग धकती है, जिस वक्त उसके सिर पर से आसमान और पांव तले से धरती हट जाती है, उस समय उसे शादी की साड़ियों का मोहलत तोड़ करना पड़ता है। और
बाजे वाले को एडवांस रुपया देना पड़ता है। ऐसी थी उस वक्त चंदर की जिंदगी, और उस जिंदगी ने अपना चक्र पूरी तरह चला दिया था। करोड़ों तूफान घुमड़ाते हुए उसे ललचा रहे थे। वह एक क्षण भी कहीं नहीं टिक पाता था। एक पल भी उसे चैन नहीं था। एक पल भी वह यह नहीं सोच पाता था कि उसके चारों ओर क्या हो। भागरी वह बेहोशी में मूर्छा में मशीन की तरह काम कर रहा था। आवाज थी कि उसके कानों से टकरा कर चली जाती थी। आंसू थे कि हृदय को छू नहीं पाते थे। चक्र उसे फंसा कर खींचे लिए जा रहा था। बिजली से भी ज्यादा तेज, प्रलय से भी ज्यादा सशक्त वह खींचा जा रहा था। सिर्फ एक और शादी का दिन। सुधा ने तुनी पहनी उसे नहीं मालूम। सुधा ने कोरे कपड़े पहने उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूड़े पहने उसे नहीं मालूम। घर में गीत हुए उसे नहीं मालूम। सुधा ने चूल्हा पूछते वक्त अपना सिर पटक दिया उसे नहीं मालूम। वह व्यक्ति नहीं था, तूफान में उड़ता हुआ एक पीला पत्ता था जो वात्याचक्र में उलझ गया था और जो कि उसे नचाए जा रहे थे पर। और उसे होश आया तब जब बिनती जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा कर खींच ले गई। बारात आने के एक दिन पहले उस छत पर जहां सुधागुड़ी रोई थी, चंदर को ढकेल कर चली आई। चंदर के सामने सुधा थी, सुधा जिससे वह पता नहीं क्यों बचना चाहता था। अपनी आत्मा के संघर्षों से, अपने अंतःकरण के घावों की कसक से घबराकर, जैसे कोई आदमी एकांत कमरे से भागकर भीड़ में मिल जाता है, भीड़ के निरर्थक शोर में अपने को खो देना चाहता है, बाहर के शोर में अंदर का तूफान बुला देना चाहता है। उसी तरह चंदर पिछले हफ्ते से सब कुछ भूल गया। उसे सिर्फ एक चीज याद रहती थी, शादी का प्रबंध। सुबह से लेकर सोने के वक्त तक वह इतना काम कर डालना चाहता था कि उसे एक क्षण भी बैठने का मौका न मिले, और सोने से पहले वह इतना थसक जाए, इतना चूर हो जाए कि लेटते ही नींद उसे जकड़ ले और उसे बेहोश कर दे। लेकिन उस वक्त बिनती उसे उसके विस्मरण स्थल से खींचकर एकांत में ले आई है, जहां उसकी ताकत और उसकी कमजोरी, उसकी पवित्रता और उसका पाप, उसकी मुस्कान और उसके आंसू, उसकी प्रतिभा और उसकी विस्मृति, उसकी सुधा अपनी जिंदगी के चिरंतन मोड़ पर खड़ी अपना सब कुछ लुटा रही थी। चंदर को लगा जैसे उसको अभी चक्कर आ जाएगा। वह अकुला कर खाट पर बैठ गया। शाम थी, सूरज डूब रहा था और दिन भर की तपी हुई छत पर जलती हुई बरसाती के नीचे एक खहरी खाट पर सुधा लेटी थी। एक महीन पीली धोती पहने, कोरी मार्किन की कुर्ती पहने, रूखे छिटे हुए बाल और नाक में बहुत बड़ी सीनत। 15 दिन के आंसुओं ने चेहरे को जाने कैसा बना दिया। वह चेहरे पर सुकुमारता थी, फिर कठोरता, वह रूप सागन ताजगी। सिर्फ ऐसा लगता था कि जैसा सुधा का सब कुछ लुट चुका है। इन केवल प्यार और जिंदगी लुटी है, वरन आवाज भी लुट गया ही है और नीर उतार दी। वह भी लुट गया और याचना दी। तो सुधा ने अपने पीले पल्ले से आंसू पोंछे और उठकर बैठे। दोनों चुप। पहले कौन बोले? बिनती आई। चंदर और सुधा का खाना रखकर चली गई। खाना खाओगी सुधा? चंदर ने पूछा। सुधा कुछ बोली नहीं, सिर्फ सिर हिला दिया और डूबते हुए सूरज और उड़ते हुए बादलों की ओर देखकर जाने क्या सोचने लगी। चंदर ने थाली खिसका रदी और सुधा को अपनी ओर खींचकर बोला, सुधा इस तरह कैसे काम चलेगा? तुम्ही को देख कर तो मैं अपना दिल संभालूंगा, बताओ। और तुम्ही यह कर रही हो? सुधा चंदर के पास खिसक आई और 2 मिनट तक चुपचाप चंदर की ओर फटी हुई पथराई आंखों से देखती रही और एकदम हृदय को फाड़ देने वाली आवाज में चीख कर रूठी, चंदर अब क्या होगा? चंदर की समझ में नहीं आया वह क्या करे। आंसू उसके सूख चुके थे, वह रो नहीं सकता था। उसके मन पर कहीं कोई पत्थर रखा था जो आंसुओं की बूंदों को बनने के साथ ही सोख लेता था। लेकिन वह तड़प उठा। सुधा, वह घबरा कर बोला, सुधा तुम्हें हमारी कसम है, चुप हो जाओ। चुप, बिल्कुल चुप। हाँ होगा। ऐसे ही सुधा चंदर के पांवों में मुंह छिपाए थी। उठ कर बैठो ठीक से सुधा, दद इतना समझ बूझ कर यह सब करती हो छिए। तुम्हें अपना दिल मजबूत करना चाहिए, वरना पापा को कितना दुख होगा। ली पापा ने तो मुझसे बोलना भी छोड़ दिया है। चंदर, पापा से कह दो आज तो बोल ले, कल से हम उन्हें परेशान करने नहीं आएंगे, कभी नहीं लाएंगे। अब उनकी सुधा को सब ले जा रहे हैं, जाने कहाँ ले जा रहे हैं।
और फिर वह एफ कर रो पड़ी। चंदर ने बिनती से पापा को बुलवाया। सुधा को रोते हुए देखकर बिनती खड़ी हो गई। दीदी रो मत दीदी, फिर हम किसके भरोसे रहेंगे यहाँ। और सुधा को चुप कराते कराते बिनती भी रोने लगी और आंसू पोंछते हुए चली गई। पापा है। सुधा चुप हो गई और कुछ कहा नहीं, फिर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला भर्राए गले से बोले, मुझे रोआई अच्छी नहीं लगती। यह भावुकता क्यों? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया गया था। भावुकता से क्या फायदा? कहते कहते डॉक्टर शुक्ला खुद रोने लगे। चलो चंदर यहाँ से, अभी जनवासा ठीक करवाना है। चंदर और डॉक्टर शुक्ला दोनों उठकर चले गए। अपनी शादी के पहले हमेशा के लिए अलग होने से पहले सुधा को इतना ही मौका मिला। उसके बाद सुबह 6 बजे गाड़ी आती थी, लेकिन खुशकिस्मती से गाड़ी लेट थी। डॉक्टर शुक्ला तथा अन्य लोग बारात का स्वागत करने स्टेशन पर जा रहे थे और चंदरगा पर ही रह गया था जनवासे का इंतजाम करने। जनवासा बगल में था। माथुर साहब के बंगले के दोनों हाल और कमरा खाली करवा लिए गए थे। चंदर सुबह 6 ही बजे आ गया था और जनवासे में सब सामान लगवा दिया था। रहने का पानी और बाकी इंतजाम कर वह घर आया। जलपान का इंतजाम ठेकेदार के हाथ में था, लेकिन जो कुछ तौलिए भिजवाने थे, बिनती कुछ तौलिए निकाल दो। चंदर ने बिनती से कहा। बिनती उड़द की दाल धो रही थी। उसने फौरन उठकर हाथ धोए और कमरे की ओर चली गई। बिनती बुआ जी ने भंडारे के अंदर से आवाज लगाई, जाने कहाँ मर गई मुंझौसी। अरे सिंगार पटार बाद में, कलयोग काम में तनिक दीदार न लगते। बेसन का कंस्टर कहाँ खा है, अभी गाए। बिनती ने चंदर से कहा और अपनी माँ के पास दौड़ी। 15 मिनट हो गए, लेकिन ये बिनती लौटी ही नहीं। ब्याह का घर हर तरफ से बिनती की पुकार मस्ती और बिनती पंख लगाए ओ वही थी। जब बिनती नहीं लौटी तो चंदर ने सुधा को ढूंढकर कहा, सुधी एक बहुत बड़ा सा तौलिया निकाल दोगे? तो सुधा चुपचाप उठी और स्टडी रूम में चली गई। चंदर भी पीछे पीछे गया। के बैठो, अभी निकाल कर लाते हैं, सुधा ने भरी हुई आवाज में कहा और बगल के कमरे में चली गई। वहां से लौटी तो उसके हाथ में मीठे की तस्तरी थी। अरे खाने का वक्त नहीं है सुधा, 8 बजे लोग आ जाएंगे, अभी 2 घंटे हैं, खा लो। चंदरे अब कभी तुम्हारे काम में हर्जा करके खाने को नहीं कहूंगी, सुधा बोली। चंदर चुप या झ चंदर इसी जगह आंचल में छिपाकर नाक टाई लाई थी। आओ आज अपने हाथ से खिला दूं, कल ये हाथ पराए हो जाएंगे। और सुधा ने एक इमरती तोड़कर चंदर के मुंह में दे दी। चंदर की आंखों में 2 आंसू छलक आए। सुधा ने अपने हाथ से आंसू पोंछ दिए और बोली, चंदर घर में कोई खाने का ख्याल करने वाला नहीं है। कार्तिक पीते जाना, तुम्हें हमारी कसम है। मैं शाहजहांपुर से लौट कर आऊंगी तो दुबले मत मिलना। चंदर कुछ बोला नहीं। आंसू बहते गए। सुधा खिलाती गई, वह खाता रहा। सुधा ने गिलास में पानी दिया। उसने हाथ धोया और जेब से रूमाल निकाला। क्यों आज आंचल में हाथ नहीं पोंछोगे? सुधा बोली। चंदर ने आंचल हाथ में ले लिया और पलकों पर आंचल दबाकर फूट फूट कर रो पड़ा। चंदर आज तो हम संभल गए हैं, हमने सब स्वीकार कर लिया। चुपचाप, अब तुम कमजोर मत बनो। तुमने कहा हाथ मैं शांत रहूं तो शांत हो गई, अब क्यों मुझे भी रुलाओगे? उठो। चंदर उठ खड़ा हुआ तो सुधा ने एक पान चंदर के मुंह में देकर कत्था उसकी कमीज से लगा दिया। चंदर कुछ नहीं बोला। अरे आज तो लड़ लो चंदर, वार से खत्म कर देना। इतने में बिनती तौलिया ले गई। दीदी इन्हें कुछ खिला दोगी, ये खा नहीं रहे हैं ही, बिनती ने कहा। खिला दिया। सुधा बोली, देखो चंदर आज मैं नहीं रहूंगी, लेकिन एक शर्त पर, तुम बराबर मेरे सामने रहना। मंडप में हो गए ना, एरे कहाँ रहूंगा। चंदर ने आंसू पीते हुए कहा, जय खींच चले मत जाना, मेरी आखिरी बिनती है। सुधा बोली। चंदर तौलिया लेकर चला आया। चूंकि बारात में कुल 8 ही लोग थे, अतः घर की और माथुर साहब की 2 ही कारों से काम या जब ये लोग आए तो नाश्ते का सामान तैयार था और चंदर चुपचाप बैठा था। उसने फौरन सबका सामान लगवाया और सामान रखवा कर वह जा ही हाथ था कि कैलाश ने पीछे से
कंधे पर हाथ रख कर उसे पीछे घुमा लिया और गले से लग कर बोला, खा चले कपूर साहब नमस्ते, चलो पहले नाश्ता करो। और खींचकर वह चंदर को ले गया, अपने बरल की मेज पर बिठाकर उसकी चाय अपने हाथ से बनाई और बोला, कुछ नाराज थे क्या कपूर? खत का जवाब क्यों नहीं देते थे? हम तो बराबर खत का जवाब देते गए यार। कपूर चाय पीते हुए बोला, अच्छा तो हम घूमते रहे, इधर उधर खत गड़बड़ हो गए होंगे। पतलू समोसा खाओ, कैलाश ने कहा। चंदर ने सिर हिलाया तो बोला, अरे वाह म्याव, शादी तुम्हारी ये नहीं हो रही, एक हमारी हो रही है, समझे? तुम क्यों कल उफ कर रहे हो? अच्छा कपूर, कल काम तो तुम्हीं पर होगा सब। हाँ, कपूर बोला, ते बड़ा अफसोस है यार, जब हम लोग पहली दफा मिले थे तो यह नहीं मालूम था कि तुम और डॉक्टर साहब इतना अच्छा इनाम दोगे अपने को बचाने का। हमारे लाए कोई काम हो तो बताओ, इस आपकी दुआ है। चंदर ने सिर झुकाकर कहा और सभी हंस पड़े। इतने में शंकर बाबू डॉक्टर साहब के साथ आए और सब लोग चुप हो गए। 20 दिन भर के व्यवहार से चंदर ने देखा कि कैलाश भी उतना ही अच्छा हंसमुख और शाली है जितने शंकर बाबू थे। वह उसे राजनीतिक क्षेत्र में जितना फौलादी लगा था, घरेलू जिंदगी में उतना ही अच्छा लगा। चंदर का मन खुशी से नाच उठा। सुधा की ओर से वह थोड़ा निश्चिंत हो गया। अब सुधा निभा ले जाएगी। वह मौका निकाल कर घर में गया। देखा सुधा को औरतें घेरे हुए बैठी हैं और महावर लगा रही हैं। बिनती कन स्तर में से घी निकाल कर रही थी। चंदर गया और बिनती की चोटी घसीट कर बोला, ओ गिलहरी घी पी रही है क्या? बिनती ने दंड होकर चंदर की ओर देखा। आज तक कभी अच्छे भले में तो चंदर ने उसे नहीं चिढ़ाया था। आज क्या हो गया? आज जबकि पिछले 15 रोज से चंदर के होठ मुस्कुराना भूल रहे हैं। आँख फाड़ कर क्या देख रही है? कैलाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। अब सुधा बहुत सुखी रहेगी। कितना अच्छा होगा। बिनती हंसती क्यों नहीं गिलहरी? और चंदर ने बिनती की बाह में चुटकी काट ली। अच्छा, हमें एक दीदी समझा है क्या? अभी बताती हूँ। और घी भरे हाथ से चंदर की बाह पकड़कर बिनती ने जोर से घुमा दी। चंदर ने अपने को छुआया और बिनती को चपत मारकर गुनगुनाता हुआ चला आया। बिनती ने कनिस्तर के मुंह पर लगाए घी पोंछा और मन में बोली, देवता और किसे कहते हैं। दिरे शाम को बारात चढ़ी। सादी सी बात, सिर्फ ये बैंड था। कैलाश ने शेरवानी और पायजामा पहना था और टोपी। सिर्फ एक माला गले में बड़ी थी और हाथ में कंगन बंधा था। मोरपीठी किसी आदमी के हाथ में था। जयमाला की रस्म होने वाली थी, लेकिन बुआ जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं कि ब्याह के पहले भरी बारात में मुंह खोलकर माला पहनाए। लेकिन घूंघट के मामले पर सुधा ने दृढ़ता से मना किया था। वह घूंघट बिल्कुल नहीं करेगी। अंत में पापा उसे लेकर मंडप में लाए। घर का काम काज निबट गया था। सभी लोग आनंद में बैठे थे। कामिनी, प्रमा, लीला सभी थी कि एक और बाराती बैठे थे। सुधा शांत थी, लेकिन उसका मुंह ग्रहण के चंद्रमा की तरह निस्तेज था। मंडप का एक बल्ब खराब हो गया था और चंदा सामने खड़ा उसे बदल रहा था। सुधा ने जाते ही जाते चंदर को देखा और आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी और मुस्कुरा कर फिर आंसू पोंछने लगी। कामिनी, प्रभा, लीला तमाम लड़कियां कैलाश पर फप्तियां कस रही थीं। सुधा सिर झुकाए बैठी थी। पापा से उसने कहा, बिनती को हमारे पास भेज दो। बिनती लाकर सुधा के पीछे बैठ आई। कैलाश ने आंख के इशारे से चंदर को बुलाया। चंदर जाकर पीछे बैठा तो कैलाश ने कहा, यार यहाँ जो लोग खड़े हैं इनका परिचय तो बता दो चुपके से। चंदर ने सभी का परिचय बताया। कामिनी, प्रभात, लीला सभी के बारे में जब चंदर बता रहा तथा तो बिनती बोली, बड़े लालची मालूम देते हैं। आप एक से संतोष नहीं है क्या? वाह रे जीजा जी। कैलाश ने मुस्कुराकर चंदर से पूछा, इसका ब्याह तय हुआ कि नहीं? यह हो गया। चंदर ने कहा, जैत भी बोलने का अभ्यास कर रही है, मंडप में भी इसीलिए बैठी हैं क्या? कैलाश ने कहा। बिनती झिम पाई और उठकर चली गई। संस्कार शुरू हुआ। कैलाश के हाथ में नारियल और उसकी मुट्ठी पर सुधा के दोनों हाथ। सुधा अब चुप रही।
इतनी चुप थे, इतनी चुप कि लगता था उसके होठों ने कभी बोलना जाना ही नहीं। संस्कार के दौरान ही पारस्परिक वचन का समय आया। कैलाश ने सभी प्रतिज्ञाएं स्वयं कहीं। शंकर बाबू ने कहा, लड़की भी शिक्षित है और उसे भी स्वयं वचन करने होंगे। सुधा ने सिर हिला दिया। ये असंतोष की लहर सी बारातियों में फैल गई। चंद्र ने बिनती को बुलाया, उसके कान में कहा, रकर सुधा से कहा दो की पागलपन नहीं करते, इससे क्या फायदा। बिनती ने जाकर बहुत धीरे से सुधा के कान में कहा। सुधा ने सिर उठाकर देखा। सामने बरामदे की सीढ़ियों पर चंद्र बैठा हुआ, बड़ा चिंतित सा, कभी शंकर बाबू की ओर देखता और कभी सुधा की को। सुधा से उसकी निगाह मिली और वह सिर सा उठा सुधा क्षण भर उसकी ओर देखती रही। चंद्र ने जाने क्या कहा और सुधा ने आंखों ही आंखों में उसे क्या जवाब दे दिया। उसके बाद सुधा नीचे रखे हुए पूजा के नारियल पर लगे हुए सिंदूर को देखती रही। फिर एक बार चंद्र की ओर देखा। विचित्र सी थी वह निगाह, जिसमें कातरता नहीं थी, करुणा नहीं थी, आंसू नहीं थे, कमजोरी नहीं थी, था एक गंभीरतम विश्वास, एक उपमाहीन स्नेह, एक संपूर्ण समर्पण। लगा रही से वह कह ही हुस मुझचुम करे हो। फिर सोच लो चंद्र, देर इतने दृढ़ हो, इतने कठोर हो, दत्त मुझसे मुँह से क्यों कहलवाना चाहते हो। दत्त क्या सारा सुख लूट कर थोड़ी सी आत्मवंचना दी मेरे पास नहीं छोड़ोगे। पर अच्छा रोड मेरे देवता, उसने हार कर सिसकियों से सने स्वरों में अपने को कैलाश को समर्पित कर दिया। प्रतिज्ञाएं दोहरा दी और उसके बाद साड़ी का एक छोर खींचकर कनथ की डोरी ठीक करने एक बहाने उसने आंसू पोंछ लिए। चंदर ने एक गहरी सांस ली और बगल में बैठी हुई बुआ जी से कहा, त्रिबुआ जी, अब तो बैठा नहीं जाता। आंखों में जैसे किसी ने मिर्च भर दी हो। रज जाओ, बद जाओ, सोए रहो, ऊपर खाट बिछी है, कल सुबह 10 बजे विदा करे को है। ये कुछ खायो पियो नैत तो पड़े ठहरा बो की। बुआ ने बड़े स्नेह से कहा। चंदर ऊपर गया तो देखा कि खाट पर बिनती औंधी पड़ी सिसक रही है। ए बिनती, बिनती, उसने बिनती को पकड़ कर हिलाया। बिनती फूट फूट कर रो पड़ी। उठ पगली, गमे तो समझाती है खुद, अपने आप पागलपन कर रही है। चंदर ने रुंधे गले से कहा। बिनती उठकर एकदम चंदर की गोद में समा गई और दर्दनाक स्वर में बोली, हाय चंदर उदार, अब क्या होगा। चंदर की आंखों में आंसू आ गए। वह फूट पड़ा और बिनती को एक डूबते हुए सहारे की तरह पकड़कर उसकी वांग पर मुंह रख कर फूटे फूट कर रो पड़ा। लेकिन फिर भी संभलेया और बिनती का माथा सहलाते हुए और अपनी सिसकियों को रोकते हुए कहा, रेरो मत परली। धीरे धीरे बिनती चुप हुई और खाट के पास नीचे छत पर बैठ आई और चंदर के घुटनों पर हाथ रखकर बोली, चंदर, तुम आना मत छोड़ना, तुम इसी तरह आते रहना है जब तक दीदी सुराल से लौट न आए। अच्छा। चंदर ने बिनती की पीठ पर हाथ रख कर कहा, ए बराते नहीं, तुम तो बहादुर लड़की हो, ये सब चीज बहादुरी से सहना चाहिए। कैसी दीदी की बहन हो, क्यों होगा। ये बिनती उठकर नीचे चली गई। चंदर लेट रहा। उसकी पोरक पोर में दर्द हो रहा था। विन सजन को जैसे कोई तोड़ रहा हो, खींच रहा हो। हड्डियों के रेशे रेशे में कान मिले आई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। जंगल में पुरोहित जी के मंत्र पाठ का स्वर और बीच में गाने वाले किसी बाराती या औरतों की आवाजें उसके मन को अस्त व्यस्त कर देती थी। उसकी कान और उसकी अशांति ही उसको बार बार झटके से जगा देती थी। वह करवट बदलता, कभी ऊपर देखता, कभी आंखें बंद कर लेता कि शायद नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं ही आई। धीरे धीरे नीचे कार्य भी शांत हो गया, संस्कार भी समाप्त हुआ। बाराती उठकर चलने लगे और वह आवाजों से यह पहचानने की कोशिश करने लगा कि अब कौन क्या कर रहा है। धीरे धीरे सब शोर शांत हो गया। चंद्र ने फिर करवट बदली और आंख बंद कर ली। धीरे धीरे एक कोहरा उसके मन पर छा गया। वह इतना जारा कि अब अगर वह आंख भी बंद करता तो जब पलके पुतलियों से छा जाती तो गे बहुत कड़वा दर्द होने लगा था। जैसे तैसे उसकी थोड़ी सी आंख लगी। तद किसी ने सहसा जगा दिया। पलक बंद करने में जितना दर्द हुआ था उतना ही पलके खोलने में। उसने पलके खोली, देखा सामने सुधा खड़ी थी। दिमाग और माथे में सिंदूर, कलाई में कंगन, हाथ में अंगूठियां, दकड़े, चूड़े, गले में गहने, बड़ी सी नुतुरी डोरे के सहारे कान में बंधी हुई
राखेली जिनमें भादों की घटाओं की गरज खामोश हो रही बरसात सी हो रही थी। वह क्षण भर पैताने खड़ी रही। चंदर उठकर बैठ गया। उसका दिल इस तरह गड़क रहा तथा जैसे किसी के सामने भाग्य का रूठा हुआ देवता खड़ा हो। सुधा कुछ बोली नहीं। उसने दोनों हाथ जोड़े और झुककर चंदर के पैरों पर माथा टेक दिया। चंदर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारा सुहाग अटल करे। तुम बहुत महान हो। मुझे तुम पर आज से गर्व है। आज तक तुम जो कुछ थी उससे कहीं ज्यादा हो मेरे लिए। सुधा सुधा कुछ बोली नहीं। आंचल से आंसू पोंछती हुई पायता ने जमीन पर बैठे और अपने गले से एक बेले का हार उतारा, उसे तोड़ डाला और चंदर के पांव खींचकर खाट के नीचे जमीन पर रख लिए। अरे यह क्या कर रही हो सुधा? चंदर ने कहा। तहलोन मेरे मन में लाएगा। बहुत मुश्किल से रुंधे गले से सुधा बोली कि मुझे किसी का डर नहीं। तुम जो कुछ दंड दे चुके हो उससे बड़ा दंड तो अब भगवान भी नहीं दे सकेंगे। सुधा ने चंदर के पांवों पर फूल रखकर उन्हें चूम लिया और अपनी कलाई में बंधी हुई एक पुड़िया खोलकर उसमें से थोड़ा सा सिंदूर उन फूलों पर छिड़क कर चंदर के पांवों पर सिर रखकर चुपचाप रोती रही। थोड़ी देर बाद उठी और उन फूलों को समेटा, अपने आंचल के छोर में उन्हें बांध लिया और उठकर चली। धीमे धीमे निशब्द कहाँ चली सुधा? चंदर ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। ये कहीं नहीं। अपना हाथ छुड़ाते हुए सुधा ने कहा, नहीं नहीं सुधा लाओ, ये हम रखेंगे। चंदर ने सुधा को रोकते हुए कहा, ये बेकार है चंदरी, कल तक परसों तक ये झूठे हो जाएंगे देवता मेरे। और सुधा सिसकते हुए चली आई। एक चमकदार सितारा टूटा और पूरे आकाश पर फिसलते हुए जाने किस क्षितिज में खो गया।